मैं सुधाकर वाघ हूँ। टर्म रेंटल एंड शॉर्ट टर्म रेंटल, इन दोनों में से कौन से रेंटल फायदेमंद है? डिसिप्लिन थोड़ा इंडिया में आने की ज़रूरत है। क्या आप ऑपरेटर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? नमस्कार दोस्तों, कोलैब सॉल्यूशंस आपका स्वागत करता है एक नए लेवली पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है द कॉन्क्रीट टॉक्स। एंड इसके अंदर हम एक खास प्लेलिस्ट लाए हैं आपके लिए जिसका नाम है द शेयर्ड मशीन ड्राइव। शेयर्ड मशीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हेवी इक्विपमेंट रेंट कर सकते हैं वीकली, मंथली एंड डेली बेसिस पे। तो मैं हूँ आपका दोस्त और इस पॉडकास्ट का होस्ट प्रज्वल शेंगे। एंड हम आज आए हैं इस कॉन्क्रीट सॉल्यूशन में जहाँ पे हम बात करेंगे मिस्टर श्री सुधाकर वाघ से। Hello all, I am Gopinath Sawan, one of the director of Collab Solutions Private Limited. Collab Solutions Private Limited ये फर्म हमने 2015 में स्टार्ट की थी एंड देन हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट शेड मशीन 2016 में हमने लाइव किया था। शेड मशीन एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल रीसेल सर्विसेज में काम किया जाता है, जहां इंडिविजुअल ओनर्स कॉन्ट्रैक्टर्स जिनकी मशीनें आइडल है वो हमारे पोर्टल पे लिस्ट कर सकते हैं विद द डिटेल्स, एंड जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जिनको मशीनें चाहिए होती है रेंटल पे वो वहाँ से बुक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्वल सिंह और आज हमारे साथ एक काफ़ी खास गेस्ट जिन्होंने सीमेंट से माटी तक और मेहनत से मुकाम तक का सफ़र तय किया है, जो है 4 बूम पम्प के प्राउड ओनर और जिन्होंने शेयर मशीन के साथ पिछले 4 से 5 सालों से बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। तो आज हम वेलकम करेंगे इस कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस के ओनर मिस्टर सुधाकर वाघ जी का। नमस्कार सर। मुझसे पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले हम आपकी साइड से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहेंगे। आप हमारे ऑडियंस को गाइड करें कि इस कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस क्या करता है, आप क्या करते हैं एंड आपका जो बिजनेस है वो क्या है। ओके, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो मुझे आपने इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया है और मुझे मौका दिया अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का, उसके लिए थैंक यू। मैं सुधाकर वाघ हूँ और मेरा कंपनी है एस कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस, जो पुणे बेस्ड कंपनी है। और मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 25 से 26 साल से कार्यरत हूँ और लास्ट 8-9 ईयर से मैं रेंटल बिजनेस में आया हूँ। एंड सिंस लास्ट 4 to 5 years आई एम एसोसिएटेड विथ शेयर्ड मशीन और कोलैब और माय डेली बूम पंप रेंटल बिजनेस। तो पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले इस पॉडकास्ट की थीम मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आज के पॉडकास्ट की थीम है चैलेंजेस एंड मेंटेनेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस इन हेवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री। तो आज के पॉडकास्ट का मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि व्हाट इज़ द मेजर चैलेंज दैट यू फेस इन हेवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री। आजकल जो हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम आ रही है वो है स्किल्ड ऑपरेशन स्टाफ, यानी कि ऑपरेटर्स। तो अनस्किल्ड लेबर तो काफ़ी मिल जाए, लेकिन उनका एक तो एजुकेशन नहीं होता है, ऊपर से मशीन का भी नॉलेज नहीं होता है। तो उनको डेवलप करने में 1-2 साल निकल जाते हैं। उसके बाद डेवलप होते हैं तब जाके उनका रियल यूज़ होता है, लेकिन इनिशियल फेजेस में वो मशीन को मेंटेन करना उनसे काफ़ी मुश्किल जाता है। तो मशीन का ओवरऑल परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी या जो अपलिफ्ट मेंटेनेंस जो होता है उसको मेंटेन करना, वो सही तरीके से करने में या मशीन को अच्छी तरह से चलाने में थोड़ी सी मुश्किलें आती है। तो उनको हमें काफ़ी ट्रेनिंग देना पड़ता है उनको उससे बाहर आने के लिए। बिल्कुल सर, आपने बड़ा ही मेजर प्रॉब्लम हाईलाइट किया है। एंड जैसे कि हम कॉर्पोरेट में देख सकते हैं या फिर इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं कि आजकल स्किल जो ऑपरेटर्स है या फिर स्किल जो यूथ है वो स्किल बस यूथ हमें नहीं मिल रही है। तो ऑडियंस को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जिसके साथ वो अपने स्किल्स को होन अप करके आए और इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना सके। बेसिकली क्या हो सकता है ना कि जैसे हम ITI लेवल पे पढ़ते हैं या फिर
फॉर दैट मैटर डिप्लोमा हो या डिग्री भी हो, जैसे इंजीनियरिंग स्टाफ भी हो। तो जैसे अभी कंक्रीट पर मैन्युफैक्चरर है, तो इनको भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, या कुछ इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, तो वो अलॉन्ग विद जैसे स्टडी है, तो उसमें ही हम 6 महीने का उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ओवरऑल सभी को होगा। स्किल्ड मैन पावर अवेलेबिलिटी अपने को अच्छा हो सकता है। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि बायर एंड सप्लायर पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म रेंटल एंड शॉर्ट टर्म रेंटल इन दोनों में से कौन से रेंटल फायदेमंद है एंड क्यों? अगर मैं अपना देखूँ, मैं तो इस फील्ड में मैं सप्लायर हूँ, तो मुझे अगर डेली रेंटल में अगर 20 या 22 दिन काम मिल जाता है, तो मुझे वो मंथली या लॉन्ग टर्म रेंटल से बेटर होता है। सो नॉर्मली आई एम गेटिंग 20+ डेज, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। और 25 दिन का अगर काम मिल जाता है डेली में, तो और ही बढ़िया है, तो फिर वो मुझे अच्छा लगा। एज अ प्लेटफॉर्म शेड मशीन ने मंथली रेंटल यूज इक्विपमेंट पैन इंडिया लेवल पे स्टार्ट किया था। देन 2021 में हमें एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दी जो टैक्सी रेंटल की, शॉर्ट टर्म रेंटल की थी, जिसको आज हम टैक्सी रेंटल डेली रेंटल बोल रहे। ये हमने पुणे महाराष्ट्र से स्टार्ट किया एंड अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड डिमांडिंग सर्विस यही है डेली रेंटल की, जिसमें हम अभी हमारे सप्लायर्स की मशीनें डे बेसिस से लेके मंथली बेसिस पे एंगेज करते जा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर से और सप्लायर से भी। एंड बायर पर्सपेक्टिव से? बार्स पर्सपेक्टिव में तो उनको डेली ही बेटर है, क्योंकि उनका मंथली रिक्वायरमेंट 10-15 दिन के ऊपर हो नहीं सकता है। तो उनको डेली लेंगे तो ज़्यादा अच्छा ही लगता है मुझे, उनके लिए भी। तो इट इज़ विन विन फॉर सप्लायर एंड बायर बोथ। तो जैसे कि सर आपने बोला कि आपके लिए 20 या 22 दिन के रेंटल फायदेमंद रहते, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या शेयर मशीन आपकी कुछ हेल्प कर सका है कि आपके वूमेन के लिए या आपके लिए बायर्स का अवेलेबिलिटी करा के दे एंड 20 या 22 दिन के जो रेंटल्स है उसमें आपकी कुछ मदद कर सके? तो इसमें शेयर मशीन के ऊपर आपकी क्या फीडबैक रहेगी, क्या रिव्यू रहेगा? यस, शेड मशीन मतलब मैं उसके पहले तो डेली करता ही नहीं था, तो 4-5 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, और डे बाय डे डेली रेंटल का बिजनेस पिकअप हो रहा है। और मैं एवरेज अगर देखता हूँ तो मुझे 18 से 20 दिन का तो काम मिलता ही है। कभी कभी 22 दिन का, कभी कभी 24 दिन का मिला है, और कभी कुछ कम ज़्यादा होता है तो मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ कि सर मुझे थोड़ा सा काम बढ़ाइए, थोड़ा काम ज़्यादा दीजिए। उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो देखते हैं कि कैसे ज़्यादा हो सकता है, दे ड्राइव फॉर दैट। शेड मशीन का वर्किंग सिंपल है। जिनकी मशीनें आइडल है वो अपनी मशीन डिटेल्स के साथ मशीन रेंटल, लोकेशन एंड मशीन पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, सो दैट जो कस्टमर्स मशीन्स देख रहे हैं वो अपने प्रोजेक्ट के नियर बाय लोकेशन से मशीनें सर्च करें और वहाँ से बुक करें। तो आपका जो शेयर मशीन की जो टीम है, उस पे आपका क्या फीडबैक रहेगा कि क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं? या फिर आपके जो भी क्वेरीज़ है, जो भी क्वेश्चन्स है या फिर आपके जो भी सजेशंस है, क्या वो उस लेवल पे जा सके हैं या आपको सैटिस्फाई कर सके हैं? तो इस पे आपकी क्या राय रहेगी? मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ शेयर मशीन के साथ, हुँ, और इसीलिए मैं इतना दिन कंटिन्यू कर पाया उनके साथ बिजनेस। हुँ, एंड वी आर मतलब वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर, और उनको पता है कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है और मुझे पता है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं कभी उनको एंड यूज़र जो है, हुँ, बायर है जो डायरेक्ट, हुँ, तो उसका कभी कंप्लेन उनके पास जाता नहीं है। रादर वो इंसिस्ट करते हैं कि उनको एज कॉम्प्लीट सॉल्यूशन का ही मशीन भेजो। हुँ। सो जो शेयर्ड मशीन वाले हैं वो भी मेरे साथ हैप्पी है और कस्टमर भी हैप्पी है। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ शेयर्ड मशीन एज वेल एज माय कस्टमर्स। तो ऑडियंस जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर मशीन इस कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस का हेल्प कर पा रहा है एंड पार्ट्स से लेके प्रेजेंट तक शेयर मशीन ने इस कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस का हेल्प किया है। तो यही है कि शेयर मशीन आज के प्रोक्योरमेंट और जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है एंड यही जो जर्नी है वो हम इस पॉडकास्ट के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि सर अभी गणपति का सीज़न आ रहा है, तो कुछ बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जो कि सीज़न वाइज़ मूव पे जाते हैं। जैसे गणपति के सीज़न में डेकोरेशन का बिज़नेस ज़्यादा चलता है
तो क्या कंस्ट्रक्शन एंड हेवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री में ऐसा कोई पीक टाइम होता है या फिर आपका जो बिजनेस है वो कंसिस्टेंट लेवल पे चलता है? ओके, मोर और लेस बिजनेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आजकल अगर मैं देखता हूँ तो ऑफ सीजन ऐसा तो है नहीं। हुँ। बस बारिश का रेनी सीजन में एक 10-15 दिन का थोड़ा सा ऑफ सीजन रहता है, बट आजकल मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑफ सीजन रहा है। मोस्टली एक पूरा साल चलते रहता है काम, कहीं ना कहीं चलते रहता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है तो फिर सिटियों में चलते रहता है बिजनेस रेसिडेंशियल का। और आजकल क्या हो रहा है कि बारिश में भी बिजनेस कम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन पीरियड काफ़ी कम हो गया है प्रोजेक्ट्स का। हाँ। तो सबको प्रेशर है कि काम जल्दी ख़त्म करना है, और इसीलिए बूम पंप जो है इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो मैन पावर का इतना ज़रूरत नहीं होता है इसमें, तो दे कैन मैनेज द वर्क इन रेनी सीजन एज वेल, क्योंकि बूम पंप को हार्डली 5 मिनट लगते हैं साइट पे लगाने को। तो जैसे थोड़ा मौका मिलता है तो 5-10 मिनट में मशीन को सेटअप किया, काम कर लिया और निकल जाता है मतलब। तो उस वजह से बिजनेस तो कंटिन्यूस चल रहा है। तो सर जैसे कि आपने यहाँ पे हाईलाइट किया कि जो आपका समय है वो काफ़ी बच रहा है, तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आज से 5, 6, 7 साल पहले जब इस प्रोक्यूरमेंट इंडस्ट्री में या फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन नहीं था, सारी जो चीज़ें थी वो मैन्युअली हो रही थी। तो क्या आप वो डिफरेंस जान पा रहे हैं या फिर आपको क्या लगता है कि जो मैन्युअल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री था और जो आज शेयर मशीन के माध्यम से डिजिटल हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो क्या इससे कुछ बदलाव आया है? हाँ, बदलाव तो आया है। जैसे पहले हमें काम ढूँढने के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग लगता था कि अभी यार मेरा किसी के साथ पहचान ही नहीं है, तो कहाँ से मुझे काम मिलेगा? कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे पास काम आएगा भी या नहीं। लेकिन अभी जैसे-जैसे डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है प्लेटफ़ॉर्म, सो मैं मार्केट में हूँ, तो लोगों को पता चलता है और वो मेरे तक रीच कर सकते हैं। और जैसे शेयर्ड मशीन का जैसे पूना में है ऑलरेडी, हाँ। तो फिर वहाँ उनको तो मेरा पता है सब कुछ, तो मुझे कहीं फिर काम ढूँढने को जाना नहीं पड़ता है। सो मिनिमम 2 बूम पंप और मैक्सिमम 3 बूम पंप उनके साथ मेरे हमेशा रहते हैं। तो मुझे मतलब काम ढूँढने का अभी ज़रूरत ख़ास नहीं पड़ता है वो, कि बाहर कहाँ ढूँढूँ काम। तो इसका मतलब ये है कि जब भी सप्लायर शेयर मशीन के साथ जुड़ता है, तो सप्लायर काम ढूँढने नहीं जाता है, बल्कि काम खुद चल के सप्लायर के पास आता है। हिसाब से मुझे वो लोड देते हैं, वो मशीन का। सो जनरली ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। बाय चांस कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो होता है, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी स्मूथ, तो कुछ दिक्कत नहीं आता है वैसे मुझे। तो आपने बोला कि कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो इसके ऊपर आप शेयर मशीन को क्या सजेशन देना चाहेंगे जिससे वो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो स्मूथली कर सके और आगे जाके ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए? ये सजेशन तो मुझे कुछ देना नहीं है, बस मैक्सिमम वर्क मुझे मिलना है, सो दैट रिकवरी मेरा मशीन का जल्दी हो सके बस, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। तो सर, जैसे आपने अभी बात की कि मशीन रिकवरी की, तो मैं अब पेमेंट के मुद्दे पे आना चाहूँगा कि जब भी आप बायर्स के साथ या फिर कस्टमर के साथ डील करते हैं, तो क्या पेमेंट डिलेज़ आते हैं? और ये जो पेमेंट डिलेज़ है, वो आपके बिज़नेस और आपके माइंडसेट पे कितना इम्पैक्ट करते हैं? हाँ, पेमेंट डिले तो काफ़ी कॉमन सिचुएशन है एवरी बिज़नेस। उससे डेफ़िनेटली दिक्कत तो होता है। जैसे अपना ईएमआई जो होता है बैंक का, वो तो टाइम पे आता है। उसमें थोड़ा-सा प्लानिंग हमें करना पड़ता है कि मेंटेन करना पड़ता है बैलेंस। और जैसे एम्प्लॉयी सैलरी हो, ये हो, इसमें दिक्कत आती है। तो 3 महीने का एक्चुअली हमें सरप्लस रखना पड़ता है, तभी जाके ये मैनेज हो पाता है। सो दैट्स ऑल। अब तो सर जो शेयर मशीन जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स है, जो भी इक्विपमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स है, तो इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे अगर हम मंथली का बिजनेस देख रहे हैं, तो उसमें डे बाय डे रेंटल का जो पर मंथ रेट है, वो काफ़ी कम हो रहा है, मतलब वेरी कॉम्पिटिटिव हो रहा है। जैसे
बूम पंप में हमें पहले 4 साल पहले 5 लाख, 5.5 लाख तक मंथली रेंटल मिलता था। अभी आया है 4 से 4.5 के बीच में मंथली रेंटल है। तो डे बाय डे रेंटल नीचे जा रहा है। तो अभी इसमें हमें थोड़ा-सा डेली रेंटल में रिलीफ ये मिल रहा है कि वी कैन एटलीस्ट मतलब बेटर रिटर्न पा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि हमें 20 से 25 दिन का महीने में काम मिले। तो उससे हमारा काफ़ी हद तक प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है और हम मशीन को सक्सेसफुली रन कर पाएँगे और प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर पाएँगे। ठीक है। तो सर जैसे कि आपने ये प्रॉब्लम हाइलाइट किया कि जैसे 5 से 5.5 लाख का रेंटल पहले आता था एंड अब वो 4 से 4.5 लाख का आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है तो इसके ऊपर आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे कि जिससे आपको जो मंथली रेंटल्स है वो बढ़े, या फिर शेयर मशीन की तरफ से ऐसे कोई हेल्प या फिर ऐसे कोई सजेशंस आप उनको देना चाहें आपके पर्सनल लेवल पे, जिससे हम कोऑर्डिनेट कर पाए और जो भी आपकी हेल्प कर सके? नहीं, शेयर मशीन लेवल पे तो मतलब एक ही है कि बाज़ार से ज़्यादा काम हमें मिले। बस वही मतलब जैसे पॉपुलराइज़ करना है मैक्सिमम, तो वो हो जाएगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। तो जैसे कि सर आपके जो बूम पंप है, अगर वो साइट पे काम कर रहे हैं और उसमें कुछ खराबी आती है, तो अगर उसमें ऐसे कौन से मेजर पार्ट्स है, कौन से ऐसे मेजर स्पेयर्स है जो फ्रीक्वेंटली खराब होते हैं और उस वजह से आपके बिजनेस पे कितना हैम्परिंग होता है, क्या इफेक्ट होता है? साइट पे जनरली अगर मशीन चलता है तो ब्रेकडाउन होगा ही होगा। तो जैसे मैं पहले सर्विस इंडस्ट्री में था, मतलब वही कंक्रीट पंप्स एंड बूम पंप का मैं सर्विस देखता था। तो जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है कि जैसे एक मशीन है उसमें से क्या पार्ट खराब हो सकते हैं, और वो साइट के अगर मैं मेरे मशीन के साथ जनरली मैं रखता हूँ, जैसे मान लीजिए एक 40 30 से 40 पार्ट्स ऐसे रहते हैं कि वो साइट पे जा सकते हैं और उसकी वजह से मशीन ब्रेकडाउन हो सकती है। तो मैं जनरली स्टॉक में मशीन के साथ रखता हूँ। छोटे-छोटे आइटम रहते हैं जैसे ओरिंग हो, सील हो, छोटे-मोटे आइटम या कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम हो। तो इनसे क्या है कि आइटम छोटा है लेकिन उसको लगाने से, रिप्लेस करने से मशीन फिर से ऑन हो सकती है। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मशीन के साथ कुछ इमरजेंसी पार्ट्स रखूँ, एज़ पर माय पास्ट एक्सपीरियंस कि क्या-क्या फ़ेल होता है साइट पे, पैनिक सिचुएशन। जैसे वियर पार्ट है, तो वियर पार्ट कैन नॉट बी अ पैनिक सिचुएशन। वो तो मुझे पता चलता है खराब होना है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक आइटम है, कुछ वाल्व है, कुछ सील है, ये मैं स्टॉक में रख सकता हूँ मशीन के साथ में। या कोई पाइप है, बेंड है, तो साइड पे रखने से काफ़ी हद तक मतलब अबाउट 90% ब्रेकडाउन मेरे कम हो जाते हैं। बस 5 टू 10% ब्रेकडाउन रहते हैं जो मैं अवॉइड नहीं कर पाता। ठीक है। तो हमने तो ये देखा कि कौन से ऐसे मेजर पार्ट है जो साइट पे एंड मशीन से खराब हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो इमरजेंसी ब्रेकडाउन्स होते हैं मशीन के जो साइट पे, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? इमरजेंसी ब्रेकडाउन जैसे मैंने अभी बताया कि हैंडल करने के लिए पीछे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो बेसिकली आपको पता है कि मशीन में क्या-क्या पार्ट्स है जो मुझे साइट पे धोखा दे सकते हैं। कोई मशीन के कुछ पार्ट रहते हैं, वो फेल होने का चांस रहता है। तो बाय एक्सपीरियंस हमें पता चलता है कि जैसे बेंड है, इलेक्ट्रिक आइटम है, रबर आइटम है, तो बस आप मशीन के साथ रखो और ऑपरेटर को ट्रेनिंग दे दो कि एक इमरजेंसी में चेंज करना पड़ सकता है। तो जैसे मेरा चलते-चलते बंद पड़ गया, तो भी मैं कोई इलेक्ट्रिक आइटम है, 10 मिनट में चेंज हो सकता है ना। तो फिर से मेरा मशीन चालू हो जाता है, उसमें मुझे फ़ायदा ये होता है कि मेरा कस्टमर भी सैटिस्फाई हो जाता है कि चलो यार, मशीन एक तो ब्रेकडाउन होता नहीं इनका, लेकिन अगर हो भी गया तो भी ये 10-15 मिनट में चालू कर देते हैं। और बैकअप में जो मेरा सेंट्रल स्टोर है, वहाँ पे भी सब कुछ बैकअप रहता है। वहाँ से भी बंदा गाड़ी लेके साइट पे पहुँच जाता है, लेकिन उससे पहले मोस्टली साइट पे ही ऑपरेटर लेवल पे वो मैनेज हो जाता है इमरजेंसी सिचुएशन काफ़ी हद तक। तो क्या शेयर मशीन के लेवल पे आपको कुछ हेल्प मिलती है, कुछ सजेशंस मिल रहे हैं, या फिर क्या वो कॉन्टैक्ट आपके साइड से मैनेज हो पाता है? बेसिकली इसमें शेयर्ड मशीन से ज़्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू
सो दैट मशीन का परफॉर्मेंस वो मेरी जिम्मेदारी है, नॉट शेयर्ड मशीन है। सो आई कैनॉट से एनीथिंग टू देम कि वो मेरे लिए क्या करे, rather it's my responsibility to do performance of the machine at the site. तो हम सब जानते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री है एंड जो डे बाय डे ये जो इंडस्ट्री है ये बढ़ती ही जा रही है। वैसे कि हेवी इक्विपमेंट भी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल एस्टेट हो गया। जैसे हमने अभी ब्रेकडाउन पे बात की, स्पेयर्स पार्ट पे बात की, तो हम ये हाईलाइट करना चाहेंगे, जैसे हमें पता है कि बूम पंप की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, तो क्या ये जो रिपेयर है, ये जो मेंटेनेंस है, ये आपको कन्वीनियंट है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आती है? हाँ, मतलब मेंटेनेंस तो कॉस्टली होता है, तो हमें देखना यह है कि हमारे पार्ट का मशीन के लाइफ हम मैक्सिमाइज कैसे कर सके। इसलिए मैं कह रहा था कि ट्रेंड मैन पावर, तो वो है तो ही हम मेरा मशीन का मैक्सिमम जो पार्ट्स का परफॉर्मेंस है वो मैं ला पाऊंगा। नहीं तो फिर वो मशीन के साथ अब्यूज हो जाएगा, या अनट्रेंड आदमी अगर ऑपरेट कर रहा है तो डेफिनेटली प्री मैच्योर फेल्यूर आ सकते हैं। दैट इज व्हाई आई एम इंसिस्टिंग मोर ऑन ट्रेंड मैन पावर। तो सर जैसे कि आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया था, जिसमें आपने स्किल्ड ऑपरेटर की बात कही थी, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप ऑपरेटर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या क्लाइंट खुद अपना ऑपरेटर यूज़ करते हैं? जनरली 99% ऑपरेटर तो हमारा ही होता है। तो ऑपरेटर हमारा है और मशीन भी हमारे पास है, तो हम खुद ऑपरेटर को ट्रेनिंग देते हैं और फिर साइट पे डिप्लॉय करते हैं। मतलब अभी जो जैसे कि मशीन हमारे साइट पे डिप्लॉय हो रहे हैं, तो मशीन के डिस्पैच एंड डिलीवरी में क्या-क्या मेजर प्रॉब्लम्स आती है एंड उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? बेसिकली डिस्पैच डिलीवरी में तो मेन जो ट्रांसपोर्टेशन मोबिलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो कौन देगा? बायर देगा, सप्लायर देगा। वो थोड़ा सा क्लैरिटी लेना पड़ता है, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि बायर की कि वो सप्लायर ही बियर करे, बट हम चाहते हैं कि वो बायर पे देना चाहिए, बिकॉज वो वी आर गोइंग टू द साइट फॉर डूइंग देयर वर्क। सो दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन। दीजिए। तो ये एक आपने ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हाईलाइट किया है। तो मैं एग्रीमेंट्स के ऊपर आना चाहूँगा कि जैसे कि आपने अभी कहा कि ये जो रकम है, ये बायर देगा या सेलर देगा। तो ये जो वूल प्रोसेस है, जैसे सेल मशीन आपको बायर से कनेक्ट करवाता है, तो क्या इस प्रोसेस में हम एग्रीमेंट्स करते हैं, उसको फॉलो करते हैं या फिर अगर नहीं करते हैं तो आपके साइड से क्या सजेशंस आएँगे? और अगर करते हैं तो एग्रीमेंट्स को फुलफ़िल करने में क्या दिक्कतें आती हैं? हाँ, शेयर्ड मशीन के साथ जब भी हम डील करते हैं तो हमारा उनसे बातचीत होता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन वो मतलब उनके स्कोप में होता है या बायर के स्कोप में। और जैसे लोकल मूवमेंट है तो हम जैसे 20 लीटर 25 लीटर मिनिमम डीजल मोबिलाइजेशन के लिए देते हैं। बस हम यही चाहेंगे कि वो 20-25 लीटर में भी मोबिलाइजेशन नहीं होता है, वो लोकल के लिए मिनिमम 30 लीटर 35 लीटर तक जाता है। तो दैट इज़ मतलब थोड़ा सा स्कोप और इम्प्रूवमेंट है कि वो क्वांटिटी ऑफ डीजल थोड़ा बढ़ाया जाए। ठीक है। तो सर कंक्रीट सप्लायर एंड इक्विपमेंट सप्लायर इन दोनों के बीच क्या कोऑर्डिनेशन हो पाता है? एंड अगर कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो आपको इन कोऑर्डिनेशन में कहाँ गैप दिखता है? एंड स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इसमें क्या है? सप्लायर एंड बायर के बीच में अभी इन दिस केस शेयर मशीन है, तो काफ़ी हद तक मतलब वो कोऑर्डिनेशन वही देखते हैं कि मतलब दोनों तरफ का। और मतलब बाकी जो देखा गया है साइट पे कि मतलब मशीन तो टाइम पे पहुंच जाएगा साइट पे, लेकिन एक्चुअल कंक्रीट काफ़ी डिले के बाद शुरू हो जाता है। हाँ, जैसे मुझे बुलाएंगे मतलब मशीन को 7 बजे और कंक्रीट 11-12 बजे चालू होगा, और फिर उनकी अपेक्षा रहेगी कि अभी मेरा टाइम 11-12 के बाद मतलब बायर का टाइम 12 के बाद हम पकड़े हिसाब में। लेकिन मैं तो 7 बजे से मेरे ऑपरेटर को सुबह उठा के उधर भेजा हूँ। सो दैट इज़ मेरे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो वो डिसिप्लिन थोड़ा इंडिया में आने की ज़रूरत है कि आप 7 बजे बुला रहे हैं तो एटलीस्ट 8 बजे तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप क्या फीडबैक एंड सजेशन देना चाहेंगे जिससे ये प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट हो सके? सजेशन तो मतलब बायर के लिए ही है, बाकी तो
जैसे सप्लायर है वो तो मशीन टाइम पे भेजता है सुबह सुबह, क्योंकि मशीन तो ऑक्यूपाई लेता नहीं, तो उन्हें टाइम में भेजने में कोई दिक्कत जनरली नहीं आती है। बट अब इंडिया में थोड़ा सा है कि वो लूज टाइम में थोड़ा सा रहता है, तो वही मतलब बायर में ही थोड़ा सा वो काउंट होना पड़ेगा उसमें। जैसे कि सर आपको पता है कि अभी जो इंडिया है वो आईटी सुपर पावर बन रहा है, और इंडिया को जो पूरा वर्ल्ड है वो आईटी सुपर पावर के तौर पे देखता है, और इसी शेयर मशीन जैसे प्लेटफॉर्म पिछले 7 से 8 सालों से इस इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन ला रहे हैं। तो आपको ये जो हेवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, ये जो रेंटल इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसका फ्यूचर क्या दिखता है कि ये फ्यूचर में इसमें स्कोप कितना है? क्या एआई इसमें टेक ओवर कर सकता है, या फिर ये जो भी ओवरऑल डोमेन है इसमें आप क्या ब्रीफ देना चाहेंगे? इसमें डेफिनेटली जो कंप्यूटर वर्ल्ड है, जैसे हम बोल रहे हैं एआई हो या ऑटोमेशन हो, ये तो मशीनों में भी आ ही रहा है। जैसे पहले स्टेशनरी कंक्रीट पंप या लाइन कंक्रीट पंप थे, तो आजकल बूम पंप काफ़ी कॉमन हो गया अभी। तो दैट इज़ नथिंग बट ऑटोमेशन, और उसमें भी काफ़ी हद तक कंप्यूटर का भी रोल ऑलरेडी आ चुका है। जैसे पूरा डेटा आपको मशीन में मिल जाता है कि मतलब कंप्यूटराइज हो चुका है ऑलरेडी। और इससे भी ज़्यादा जैसे हमारे मशीन में है वो वायरलेस रिमोट के साथ में आते हैं, उनको रिमोट एक्सेस होता है, तो काफ़ी हद तक ऑलरेडी कंप्यूटर का उसमें एंट्री हो चुका है। डिजिटलाइज जैसे मशीन में हमने कितना डीजल डाला है, कितने बजे डाला है, या फिर अगर किसी ने डीजल निकाल के लिया तो ये सब कुछ पता चलता है। तो डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटर का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, और डे बाय डे वो ज़्यादा हो जाएगा अभी। तो क्या आपने एस कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस की तरफ से पिछले कुछ सालों में आपके बिजनेस में एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है, और अगर किया है तो इससे आपके काम में कितना एफिशिएंसी आया है? नहीं, बेसिकली मशीन में ही कंप्यूटर का ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं बूम पंप्स में। हाँ। भले वो कंप्यूटर जैसे लैपटॉप जैसे ना दिखे, वो स्क्रीन अलग रहता है, बट इट इज़ नथिंग बट कंप्यूटर। तो उसमें हमारे मशीन का पूरा डेटा मिल जाता है हमें। जैसे मेरे मशीन में कितने एरर कोड आए हैं, कौन से एरर कोड आए हैं, और वो एरर कोड आए हैं तो किसकी वजह से आए, या फिर मेरे मशीन में कितना कंक्रीट पंप किया है, न कितना स्ट्रोक चले हैं। तो ऑल डेटा इज़ अवेलेबल विथ मी, और वो देख के मैं एक्चुअली मेरी मशीन का मेंटेनेंस का प्लानिंग कर सकता हूँ। मशीन के बारे में मैं जान सकता हूँ कि मतलब कि प्रॉब्लम्स क्या-क्या आते हैं, सेंसर कौन से माल फंक्शन कर सकते हैं। तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड भी होता है। तो भले सर्विस अगर सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर है, वो भी जब मशीन को विज़िट करते हैं, तो वो भी देखते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम आज तक आए हैं। तो उनको भी एक डेटा मिलता है कि चलो यार मुझे ये प्रॉब्लम आते हैं साइट पे फ्रीक्वेंटली, तो हाउ दे कैन आल्सो स्टॉप द प्रॉब्लम्स कि ऑकरेंस उसका मिनिमाइज़ हो। So it will help us in giving reliability of the machine. तो सर जिस पेस पे ये इंडस्ट्री बढ़ रहा है, तो आपको ये जो इंडस्ट्री है, हेवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री, और ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसका फ्यूचर क्या दिखता है? आपका फ्यूचर प्लान इससे रिलेटेड क्या है, और इस कंक्रीट सॉल्यूशंस को आप अगले 4 से 5 सालों में लेके आपके क्या गोल्स हैं? Real estate infrastructure construction industry is the only industry कि जो अगले 20, 25, 30 साल तो मिनिमम मुझे लगता है कि वो बूम में ही रहेगा। बस काम करने वाले होने चाहिए, आपको काम की कोई कमी नहीं है। और as far as Ace Concrete Solution is concerned, I am expecting at least double the business in next 4 to 5 years. Yes. तो आपका जो गोल था कि आप आपके बिजनेस को डबल करना चाहते हैं नेक्स्ट 4 से 5 सालों में, तो शेयर मशीन की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो आपका ड्रीम है, ये जो गोल है, उसमें हम आपकी सहायता कर Yes, of course. पिछले 10 सालों में हमने 25,000 से ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन किए हैं, जिसमें 1000 प्लस कस्टमर्स एंड 100 प्लस सप्लायर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हमने हमारे सभी ट्रांजैक्शन एकदम ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबिलिटी के साथ किए हैं, इसलिए वो आज हमारे साथ खड़े हैं। एंड आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
एंड हम ट्राई करेंगे कि ऐसे ही वार्तालाप हम आपके साथ करते रहें। एंड कोलैब सॉल्यूशंस की तरफ से एंड शेयर मशीन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कॉन्क्रीट टॉक्स में शेयर मशीन ड्राइव के इस पॉडकास्ट के गेस्ट बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर मशीन एंड कोलैब सॉल्यूशंस की टीम की तरफ से हम आपको धन्यवाद करते हैं। एंड इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं। तो ऑडियंस, आप जो भी हमारे सोशल मीडिया लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी अगर ये इंफॉर्मेशन आपको रिलेवेंट लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, या इससे आपके जीवन में कुछ भी बदलाव आए, तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या फिर रिलेवेंट लोगों के साथ शेयर कीजिए, बायर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए आप भी हमारे साथ जुड़ के इस इंडस्ट्री को डिजिटली एम्पावर करने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू।